नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आज फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं और शुरुआत करते हैं वही जोश वही उमंग के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे और ये बेटा इनइक्वालिटी से है। इनइक्वालिटी से करते अपन इसको। देखो, बोल रहा है ए ग्रेटर देन एंड इक्वल एन इक्वल एस ग्रेटर देन जे कॉमा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ एन। ये मेरे बेटा स्टेटमेंट दिए गए और इनके अकॉर्डिंग अपने को ये निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले डायरेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आपको ज्वाइंट करना सिखाएंगे। डायरेक्ट कैसे देखते हैं बेटा? देखो, ए ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ जे, ये निकालना है। तो ए से शुरू करो और जे तक चलते हैं। ए से शुरू किया बेटा, ए से शुरू किया तो ए से यहां तक गए और जे तक बेटा यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां से लेके डायरेक्ट मिल गया, कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, किसी को ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कॉमा की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो, यहां से और यहां तक सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है? ग्रेटर का। लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है? ए ग्रेटर देन एंड इक्वल जे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब हमसे बोल रहा है P ग्रेटर देन ऑफ J। चलो देखते हैं, P ग्रेटर देन ऑफ J चेक करते हैं बेटा। P कहाँ है? P ये रहा मेरा बेटा। P से N तक गए, P से N तक गए। अब N से J तक चीजों को जोड़ो, N से J तक जोड़ता। ठीक है, N से J, ये सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, अगर सोच लो N यहाँ ज्वाइंट हो गया तो ये वाला सही हो जाएगा कि नहीं सही हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये देखते हैं N लेस देन ऑफ J। ठीक है, N ये है बेटा मेरा N, और N से अपन को J तक जाना है। लेकिन हमें तो ये सिर्फ क्या दिखा रहा है? ग्रेटर का। लेकिन ये ग्रेटर किसकी तरफ साइन है? N की तरफ। लेकिन यहां किसकी तरफ है? J की तरफ। तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको जोड़ के सिखाएंगे चीजों को। तो आंसर देख लीजिए, आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल सेकंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है P ग्रेटर देन ऑफ M, M ग्रेटर देन एंड इक्वल F लेस देन R कॉमा H ग्रेटर देन H लेस देन एंड इक्वल ऑफ P। ठीक है, चलो इसको एक बार ज्वाइंट करके बना दे। ये बेटा हमने P लिखा, P ग्रेटर देन ऑफ M ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ F लेस देन ऑफ R। अब देखो, इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में अपन को क्या कॉमन दिख रहा है? P। जहां P है, P को जोड़ दो, P ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ H। अब डायरेक्ट चीज अपन के पास निकल आएंगी। H से लेके F तक जाना है, H से लेके F तक यहां गए। ठीक है, यहां तक बढ़ते रहे। ठीक है, जैसे यहां पे बेटा आए, इस जगह पे दोनों फैमिली चेंज हो गई, दोनों फैमिली चेंज हो गई, तो अपन कोई भी आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ते तो पहुंचे P ग्रेटर देन ऑफ R। देखो, P से बेटा R तक जाना है, मैं P से R तक जाना था। P ये है, R ये है, यहां से शुरू किया, ठीक है, M तक गए, बिल्कुल ठीक था। M से F तक गए बेटा, बिल्कुल ठीक था। जैसे ही F से आगे बढ़े, यहां पे पहुंच गए। अब F क्या कह रहा है? F लेस देन, इधर बोल रहा है लेस देन एंड इक्वल, और इधर के लिए B क्या कर रहा है? लेस देन एंड इक्वल। मतलब दोनों बातें कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ो थर्ड स्टेटमेंट के लिए। थर्ड हमसे कह रहा है F से P। F बेटा ये है, P हमारा ये है, सिर्फ इतना ही चलना है अपन को। अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है F ग्रेटर देन ऑफ P। F क्या है? ग्रेटर। लेकिन हमें तो यहाँ F दिख रहा है। देखो, P और F के बीच में अगर अपन रिलेशन बनाए तो किसकी तरफ मुंह खुला है? P की तरफ। तो P की तरफ मुंह खोल दीजिए। तो ये बन गया P ग्रेटर देन ऑफ F। लेकिन ये क्या कह रहा है? F ग्रेटर देन ऑफ P। तो ये भी गलत हो जाएगा मेरा। यहां से कौन सा आंसर हमारे लिए निकल के आएगा? यहां से बच्चा हमारे लिए आंसर निकल के आएगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे भाई मुझसे बोल रहा है, ये स्टेटमेंट दिया है और ये इसके कंक्लूजन दिए। अब देखो, डायरेक्ट कैसे देखते चीजों को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं। M से I तक चलना है। ठीक है, M ये है, I ये है। सुनो, ज्वाइंट कौन कर रहा है? पहले गए अपन M से लेके Z तक। ठीक है, और Z से लेके I तक।
ये चीज आए, ऐसे देखा करो, m से लेके z और z से लेके i। क्लियर है? अब सुनो, अब अपन को चाहिए क्या, m ग्रेटर देन ऑफ i, और m से z, z से i, कहीं ग्रेटर देन का साइन आया है? नहीं आया। नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो L से लेके B तक, L से लेके B तक पहुंचेंगे। L से लेके B तक कैसे चलेंगे, देखो यहां से यहां तक जाना था हमें, L ये है, और L से लेके अपन Z तक जाएंगे और Z से लेके B तक आएंगे। ये तरीका देखो, देखिए L क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल M बराबर Z, और Z से फिर चीजें जुड़ गई, और Z से सब जुड़ जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, L ग्रेटर देन ऑफ B। ठीक है, अब देखो Z वाला देखो, Z से लेके L तक जाना है, Z से लेके बेटा L तक जाना है। देखते हैं, यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचे अपन। ठीक, और यहां हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं बात करूं आपसे, L और Z के बीच में कौन सा सिंबल में बड़ा है, सबसे बड़ा? सबसे बड़ा सर ये है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है हमसे, Z ग्रेटर देन ऑफ L। क्या ये सही बनेगा? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, केवल अनुसरण सेकंड अनुसरण करता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्लॉक से है, करिए बेटा इसको। बहुत आसान सा प्रश्न है। यदि किसी घड़ी में 6:45 हो रहे हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? आपको एक परफेक्ट टाइम दे रखा है और बोल रहा है दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। देखो टाइम, देखो टाइम दिया आपको, टाइम आपको बेटा दे रखा है 6:45। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, इसके एंगल। एंगल का एक फॉर्मूला होता है, एंगल बराबर 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। इस बात को याद रखना, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर 60h माइनस 11m अपॉन 2। नहीं, ये माइनस नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्या है, डिफरेंस का साइन। डिफरेंस का साइन का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। दैट मीन्स आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव वाल। ठीक है, अब देखो 60 डाल दो, और h की वैल्यू मेरे भाई क्या डालेंगे अपन, h माने होता है आवर्स, घंटे, और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को, और जो ये वाला सिंबल है डिफरेंस का सिंबल है। ठीक है, ये क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, अंतर कोण के, ये चीज है। सुनो, h की जगह डाला मैंने 6 डिफरेंस 11 इंटू 45 अपॉन 2। ठीक है, 6 6 36, 360 बन गया यहां से, 360 डिफरेंस अगर अपन इसका मल्टीपल करते हैं तो हमने आपको पहले भी बताया है क्लास में, 11 का मल्टीपल किसी से करते हैं तो आगे वाली संख्या लिख लीजिए, पीछे वाली संख्या लिख लीजिए, और बीच में जोड़ के लिख दीजिए 495 अपॉन 2। चलो इनके बीच का डिफरेंस निकालो बेटा, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3, और 4 में से 3 गया तो 1, डिवाइड बाई 2 निकालो, 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और 1/2 डिग्री। 67 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? चलो अगले प्रश्न की, हाँ एक चीज और बता देता हूँ इसी के साथ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एक हमारे पास इसकी ट्रिक है, वो ट्रिक नहीं होती है। देखो आपको बता दें, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक काम करिए, आप पेन छूट रहा है भैया, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ये अपन लिख सकते हैं इस तरह से। और बच्चे कहते हैं सर 1160 से मल्टीपल कर दीजिए क्रॉस में। देखो ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे लोग इसको ट्रिक के नाम पे बेचते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है। देखिए अब बोलते हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए चीज़ों का, करा दिया, 6 6 36 360 डिफरेंस, ये करो 1145 से करोगे तो 495, और सर इसका आधा कर दीजिए, तो बात तो वही आ गई मेरे भाई, बात तो वही आ जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा, 135 डिवाइड बाई 2, आंसर मेरा वही आ जाएगा।
चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं, आप चाहे कैसे भी समझ लीजिए, इसको क्रॉस करके समझ लीजिए, चाहे फॉर्मूले के साथ चले जाइए, फॉर्मूला भी इसी से बना है यार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा है, उसमें बोल रहा है एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस में आते हैं ऐसे। आगे हमसे बोल रहा है और अगली बस 11:45 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना किस समय दी। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। देखो वो पूछताछ क्लर्क ने यहां से पूछा होगा, पूछताछ पिक दो। मिलते हैं तुम्हें कभी पूछताछ केंद्र पे बैठे हुए लोग, खाली मिलता है वो हमेशा इंक्वायरी ऑफिस, पूछताछ क्लर्क, ठीक है, यहां था। और वो बोल रहा है कि बस अगली बस 11:15 पे जाएगी। मान लीजिए ये बस यहां पे जाएगी बेटा 11:15 पे, समझ लो एक एक बात को, 11:15 पे जाएगी अगली बस, ठीक है। और ये बताओ जो इससे पहली बस कितने बजे गई होगी, इससे साथ 45 मिनट का डिफरेंस है, इसका मतलब 10:30 पे हमारी पिछली बस गई होगी। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इनमें बीच के डिफरेंस कितना है, 45 मिनट का। बात समझ में आई, एक एक लाइन को समझ रहा। जब उसने पूछताछ वाले ने पूछा तो उसने बताया कि 15 मिनट पहले गई है, तो उसने 15 मिनट बस जाने के 15 मिनट बाद ही तो पूछा होगा मेरे भाई, हाँ या ना। तो उसने कब पूछा होगा, 10:45 पे, 10:45 पे उसने पूछा होगा, ठीक है। आ जाओ, तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, 10:45 पे। मिसलेनियस क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, ये होता है, इन्हें ऑर्डर में लगाना होता है। किस ऑर्डर में ये चीजें सेट होती हैं, परिवीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। देखो मेरे भाई, आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी पता है सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहले काम होता है सर विज्ञापन आता है, ठीक है। विज्ञापन, विज्ञापन मतलब 5 नंबर, 5। आगे बढ़ो, 5 किस किस में है, 1 2 3, A B C तीनों में है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया मेरा। आगे बढ़ो, आगे इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद आप क्या करते हो, आपका चयन हो जाता है, नहीं, आप क्या करते हैं, इसके बाद आवेदन पत्र करते हैं, मतलब 6 नंबर, ठीक है। 6 तीनों में आ रहा है, A B C तीनों में आ रहा है। आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला, उसके बाद आपका क्या चयन होगा, नियुक्ति होगी या साक्षात्कार होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब 2, साक्षात्कार के बाद बेटा आपका क्या होगा, चयन, चयन हो गया। और चयन के बाद आपकी क्या हो जाएगी, नियुक्ति, नियुक्ति हो गई। और नियुक्ति के बाद क्या होगा, परिवीक्षा काल। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर परिवीक्षा काल क्या होता है, प्रोविजनरी टाइम होता है। वो होता है कि ऐसे जॉब लगने के बाद जो आपको परमानेंट किया जाता है वो चीज होती है, ठीक है, परिवीक्षा काल। ट्रेनिंग के टाइम का टाइम बोल सकते हो। चलो, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 5 6 2 3 4, 5 6 4 नहीं, 5 6 3 नहीं, 5 6 2, ये ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है मिसिंग नंबर से, लुप्त संख्याएं। बताइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको मैं बड़ा प्यार समझाऊंगा, सुनो। वो बोल रहा है 6 7 और 185, फिर 11 5 728। देखो अब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी, मैंने कई बार आपको समझाया कि आप वैल्यू को घूर घूर के देखा करो, घूर घूर के देखोगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा भैया। सुनो, अब 728 बन रहा है 11 5 से, मतलब कहीं ना कहीं इनके क्यू का फैक्टर तो मेरे दोस्त चल रहा है। चलो देखते हैं, हम यहीं से उठाएंगे चीजों को, ऊपर से नहीं उठाएंगे। अपन बोलेंगे सर 11 का क्यूब, पहले 11 का क्यूब लिख लो। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। और दूसरी चीज होती है 5 का क्यूब, भाई 5 का क्यूब होगा 125, ठीक है। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। अब सुनो, अब इससे 728 कैसे बन सकता है, अगर मैं इनको जोड़ूं, अगर मैं इनको जोड़ता हूं बेटा, तो ये बन जाएगा मेरा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 5, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा मेरा 1। नहीं बना। फिर दूसरा अजवाब पैतरा, दूसरा पैतरा कहता है कि
इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे 11 से 5 जाएंगे तो 6, ठीक है। यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 से डिफरेंस तो 0, यहाँ बेटा 3 से बन गया तो 2 और ये 1, 1206 और 1456, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा अगर दिमाग और आप खोलो तो आपको दिख जाएगा 1456 है बेटा, 1456 है, और यहाँ क्या है 728, ये इसका आधा नहीं दिख रहा है आपको, आधा दिख रहा होगा ना। तो अपन क्या करें, डिवाइड ऑफ 2 करके देख लीजिए इसमें से, डिवाइड ऑफ 2, अगर अपन डिवाइड ऑफ 2 करेंगे तो ये बन गया 728, बन गया कि नहीं बन गया मेरे भाई? अगर ये बन गया है तो और में अप्लाई करके देख लेते हैं आगे। देखो 7 का क्यूब 343 प्लस 3 का क्यूब 27 इक्वल 3 और 7 0, कैरी 1, 6 और 1 7, ठीक है। और बेटा ये बन गया 3, डिवाइड ऑफ 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 185 बन गया। हमें बिल्कुल सेट हो गया कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चल गया कि सर क्यूब करके ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका हाफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आंसर के लिए अप्रोच करते हैं। हमें क्या 6 का क्यूब करना है। 6 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है 216 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो बेटा 8, ये 8 बन गया। यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है, 8 और यहां बनेगा 2 और ये बन गया बेटा 7, डिवाइड बाई 2 इक्वल 3 6 और 4, 364, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से। बोल रहा है स्टूडेंट को ये लिखा जाता है तो परम्यूट को क्या लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले करते स्टूडेंट को नोट करो, STUDENT नोट कर दिया। अब इसमें बन क्या रहा है बेटा VUHGXVP, ये चीज बन रही है। हमने आपसे एक बात कही थी कि सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे ही आपने स्क्रीन पे देखा एग्जाम के टाइम तो ये नहीं लिखना होगा पेपर पे, ये कभी मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा। सीधे का सीधा नंबर, दैट मीन्स S कितना होता है 19, T 20, U 21, D 4, E 5, N 14 और T हमारा आ जाएगा 20। T20 मैच देखते हो, हाँ वही T20, ठीक है। अब वैसे यहां डाल दो V वो 22 के, U 21 के, H 8, G 7, कितनी है 7, X कितने की है 24 की, V वो 22 की, P 16, ठीक है। आ जाओ अब दिमाग लगाओ बेटा, देखो यहां से सोचो, S से 19 से क्या बन रहा है 22, 20 से 21, आपके दिमाग में चलेगा सर यहाँ +3, ठीक है, +1, मैंने कहा ठीक है, 21 से क्या हो रहा है 28, सब्ट्रैक्शन हो रहा है और काफी बड़ा हो रहा है। उससे पहले आगे बढ़ो, D से G 3, 5 से 24, मतलब एक कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, सारी चीजें उथल पथल चल रही हैं, सिस्टमेटिक वे में नहीं चलती हैं। तो फिर कोई और नजरिया देखते हैं, नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। आ जाओ अब देखो आप क्या करें, पलट के देखो, S का अपोजिट क्या होता है H, वो भी नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा देखो पलट के तो नहीं लिखा है T से +2 किया गया, N से फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया 7 जोड़ रहे हैं, 7 तो नहीं जोड़ेंगे। अब अपन क्या करेंगे, 2 3 3 के हिसाब से लेके चलते हैं। देखो अगर मैं आपसे बात करूं T से V तो ये क्या आ जाएगा +2, बोलो हाँ या ना, ठीक। S से U +2, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। पीछे देखो T से V +2, N से P +2, ठीक है। आ जाओ कलर चेंज कर लिया। अब देखो, अब दो आगे के हटा दिए, 2 पीछे के हटा दिए और में चल रहा है +2। अब बीच का खेल क्या चल रहा है, E से बेटा जाएंगे H,
तो +3, ठीक। u से x 21 से 24 +3, ठीक। d से g जाओगे तो d 4 और 3 7 +3, यहाँ भी बेटा +3 चल रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि आगे के 2 में क्रॉस होके +2 चल रहा है, पीछे के 2 में क्रॉस होके 2 चल रहा है, और बीच में क्या चल रहा है, बीच में +3 चल रहा है क्रॉस होके। देखो सर मैं कैसे एग्जाम में समझ पाऊंगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, गुरुकुल के साथ आप जुड़ेंगे और गुरुकुल के साथ आप मेहनत करेंगे, जिस तरह से गुरुकुल के टीचर मेहनत करते हैं उस वैसे आप मेहनत करोगे तो आप चीज़ों को देखना समझना सीख जाओगे। चलिए आगे के 2 में हो गया, पीछे के 2 में +2 चल रहा है, बीच में क्या चल रहा है बेटा +3। अब देखो अब बनाते हैं P E R M U T E। सबसे पहले E कितना होता है 5, और ये 16, R 18, M 13, U 21, 20 और 5। मेरे भाई देखो 5 में +2 करोगे 7 हो जाएगा, 7 हो गया, 7 का आ गया G बना दिया। P होता है 16, और 16 का 2 जोड़ोगे तो भैया 18, 18 पे होता है R, GR हो गया। क्लियर है। अब इधर देखो E में जोड़ो 2 तो बन गया हमारा G, और T में 2 जोड़ो तो बन गया V, ठीक है। 22 में 2, 20 में 2 जोड़ो 22, 22 का होता है V। चलो अब इसको देखते हैं, U इधर आएगा, R इधर जाएगा, M यहाँ आ जाएगा। U 21 में से 3 जोड़ोगे तो 24 का बेटा X, M 13 और 3 16 और 16 का P, बात खत्म। R 18 और 3 21 का बेटा U, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। आंसर हमारा ये आ गया, तो अपन इसको आंसर को ब्लॉक में बंद कर दो और चेक कर लो कि ये बन रहा है GRX GRW, ये गलत, GRX ये सही है, SF होगा ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा GRX PU GV। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो बेटा, ये आप खुद से जरूर ट्राई करो, और मुझे संभावना है कि आप हो सकता है गलत आंसर पे ही पहले क्लिक करेंगे। देखिए अपन कर रहे हैं टाइम और आवर, टाइम को आवर से तो डिस्टेंस को किससे। देखिए अब सुनो, अब आपके दिमाग में आएगा सर समय होता है टाइम माने, और आवर्स माने घंटा होता है। तो जैसे क्या कहते हैं, टाइम को अपन मेज़र करते हैं घंटे में, उसी तरह से डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो भैया देख लो, ग्राम में मेज़र करोगे क्या, मिलीग्राम में मेज़र करोगे क्या, मीटर आवर में मेज़र करोगे क्या। अगर मीटर होता तो सोच भी सकते थे, लेकिन मीटर आवर लिखा है यहाँ। फिर किस में, डायरेक्शन में। आप किसके साथ जाना पसंद करोगे, आप बोलोगे सर डायरेक्शन के साथ। क्यों, अभी हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीजें। सुनो अब कैसे करेंगे, सोच बदलो। टाइम में कितने, 1 2 3 4, आवर्स में कितने 4, ठीक। डिस्टेंस में चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने 8 अल्फाबेट है, तो 8 वाला ही आंसर होगा। देखो 1 2 3 4 ये नहीं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा यहाँ आ गया। और मैं भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आ रहा है। इसमें देखो बेटा अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें आ रहा है। मतलब क्या है, हमें अगर इसमें 4 था, देखो अगर इसमें 4 था और इसमें भी 4 आ गया उसके अकॉर्डिंग, तो 8 के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। वो कौन सा हो जाएगा, मिलीग्राम। अगर सुनो अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर ये हिंदी में लिखा होता तो, बिल्कुल नोट बांध के लिख लो, अगर हिंदी में लिखा होता तो हम उस तरह से जा सकते थे कि जो समय है ना, समय को अपन किस में कैलकुलेट करते हैं, किस में मेजर करते हैं, वो घंटे में करते हैं, तो डिस्टेंस को किस में करेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इस तरह के करते हैं बेटा। ठीक है, हिंदी का होता तो अलग परसेप्शन से करते, और इंग्लिश में लिखा है तो अलग परसेप्शन से करेंगे। ये रीजनिंग है उसकी तरह, कुछ भी हो सकता है यार। चलो
दिए गए विकल्पों में विषम का चयन करिए। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। वो कह रहा है 45, 25, 15, फिर बोल रहा है 64, 28 और 20, 93, 30, 25, 52, 12 और 8। देखो मेरे भाई, मैं आपसे बात करूं कैसे बन रही चीजें। देखो अगर आप इनको जोड़ोगे, जोड़ लीजिए, पीछे का जोड़ के देख लो, 15 और 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40। सर बोलोगे पीछे का जोड़ के +5 कर रहे हैं, चलो ठीक है, हो सकता है मे बी। चलो यहां जोड़ो, अगर यहां जोड़ोगे तो 48 से 5 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 53। नहीं हुआ ना एक लॉजिक आपका खत्म हो गया। दूसरा सोचोगे सर एक काम करिए, एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ के देखते हैं। ठीक है, जोड़ लो। अपन ने यहां से कितना बना लिया था, 40 और 45 कितना हो गया, 85। ठीक है, 85 कर लीजिए। इसको देखो, 12 हासिल 1, 10 और 1 11, 112 बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, उससे भी सेटलमेंट नहीं हुआ। हो सकता है गलत हो, इनमें से कोई एक और ऐड करके देख लो। ये बन गया 5 3 8 5 14, 148 बन गया। ये भी सबके सब अलग जा रहे हैं, ये भी लॉजिक नहीं लगा। फिर लॉजिक क्या लगेगा, आगे सोचा तो सर हमारी एक चीज समझ में आ रही है। अगर जो फर्स्ट नंबर लिखा है 45, सुनो, जो सर 45 लिखा है, 45 का 4 और 5 से मल्टीपल कर दो सर 20 में पहले 5 ऐड कर दो तो मेरा बन गया 25। ठीक है, और जो मेरा 20 बना है उसमें 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीपल किया 20 बना, और 20 से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास 20 आ गया। बोलो हाँ, नहीं 15 आ जाएगा। 20 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ गया, 15 आ गया। लॉजिक लग रहा है तो आगे भी चेक करो, 64 के साथ चेक करो। 64 के साथ गए बेटा, 6 चौक 24 बना। 24 में लास्ट की डिजिट ये वाली, इसमें ये जोड़ा था तो इसमें +4, 24 और 4 बेटा 28, बिल्कुल सही। इनका मल्टीपल होके 24 हो रहा है, 24 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा बचेगा 20। देखो 24 28 20, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, 93 के साथ चेक करके देख लो। अब चेक नहीं, अब अप्लाई करके देख लीजिए। चारों में जिसमें नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। 93 से 9 और 3 का मल्टीपल किया 27 हो गया, 27 + 3 तो बन गया बेटा मेरा 30 बन रहा है। ठीक है, 27 - 3 तो बेटा मेरा बन जाएगा 24। लेकिन यहाँ कितना आया है, 25। तो ये गलत हो सकता है, गलत ही है। एक बार उसको डी को भी चेक कर लो। 52 का हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10 और 2 12, और 10 - 2 = 8। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा है वेन डायग्राम से रिलेट। बोल रहा है गेंद, भारी चीजें, डंबल में वेन आरेख बनाइए। बिल्कुल हलवा है यार, ठीक है, बनाओ। देखो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भारी चीजों की बात करते हैं। देखो भारी चीजों में दोनों चीजें आ सकती कि नहीं आ सकती हैं। गेंद, देखो अगर मैं इसको बनाऊं, ये मेरी बन गई हैवी वेट की चीज है। ठीक है, हैवी वेट, भारी चीजें। और वो बोल रहा है गेंदें और डंबल। देखो सारे के सारे डंबल तो भारी नहीं होते हैं। जिम में जाते हो कि नहीं जाते हो, हैं? नहीं जाते हो, फिर ठीक है, मैं भी नहीं जाता हूं। मैं अगर बात करूं हैवी वेट की, तो थोड़े से डंबल ऐसे होते, कोई तो छोटे छोटे से होते हैं, प्लास्टिक के भी डंबल होते हैं ना, खिलौने वाले, उनको भी तो डंबल बोल सकते हो। और एक होते बहुत, हाँ तो इसको डंबल समझ लीजिए। कुछ डंबल क्या होते हैं, भारी चीजें होते हैं। ठीक है, और गेंदें भी तो भारी होती हैं, तो कुछ गेंदें भी भारी होती हैं, बॉल। ठीक है, ये आंसर बन गया। अगला आसान था, 48 से 80, तो वही लॉजिक निम्न में से किसके साथ लगेगा। चलो 48 और 80 बनाओ।
आपके दिमाग में आएगा सर डबल करते हैं इसका, डबल करके बेटा बहुत हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 के करीब हो जाएगा, नहीं आएगा। तो सर एक काम करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, चलो 4 का स्क्वायर कितना 16, 8 का स्क्वायर कितना 64, बन गया 80। और आप प्रसन्न, लेकिन हम आपसे कहेंगे सब्र करो, ठहरो मेरे भाई, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक करते हैं। सर कर लीजिए आप, देखो 4 का क्यूब अगर इसको उठाएं 4 का क्यूब 16, 5 का क्यूब 25, अगर इनको ऐड करेंगे 1 और 41, क्या 41 बन रहा है? नहीं, तो यहाँ तो अप्लाई नहीं हुआ कि सर हमें तो एक आंसर चाहिए, 3 गलत होंगे। चलो ठीक है, इसको देखो 5 का 25, 4 का 16 और ये भी मेरा क्या बन गया 41। चलो 5 का 25, 1 का 1, तो ये बन गया 26। तो सर आंसर ये होगा। अबे जल्दबाजी मत दिखाना गलती कर बैठेगा दिल। 5 का 25, 7 का 49, 49, 5 और 9 14, हासिल 1, 6 और 1 7, 74। एक में भी लॉजिक नहीं लगा, एक में भी लॉजिक नहीं लगा, मतलब ये लॉजिक लगेगा ही नहीं। अब कैसे सोचोगे, इतनी बड़ी गलती कर दी एग्जाम में आपने हैं? कोई बात नहीं, अभी एग्जाम के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं, पका रहे हैं तुम्हें। चलो अब सोचेंगे हम 48 80। सर इनको कट करो, 16 से कट करो, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 और ये 5। सर हम अगर बोल सकते हैं तो ये 3:5 की रेशियो में चीजें लिखी हुई हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका रेशियो बनाता हूं ए वाले ऑप्शन का, 15 3 45 और 15 चौक 60, 3:4। अगर मैं बी के साथ अगर रेशियो बच्चा बनाऊं तो 54 और 95 और 19 पंजे 95 होता ना, 5 से कट सकता ना 19 से कट सकता, तो ये 54 रहेगा, 54:95। सी को कट करो, 5 से करो, 17 से कट करो, 17 3 51 और 17 पंजे 85। 3:5 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना। 3:5 किस में बन रहा है? सी में। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी। देखो एग्जाम में ना बाज वाली निगाह, वो चील वाली निगाह रखना है आपको। एक लॉजिक नहीं लग रहा है तो दोबारा से तुरंत सोच लो चीज़ों को कैसे हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा रैंकिंग से है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ट्रकों की एक पंक्ति में, ठीक है, जेड बाएं छोर से 17वें स्थान पे है। चलो बना देते हैं, जेड बाएं छोर से 17th लेफ्ट। आगे बोल रहा है वाई जेड से 19 स्थान दाईं ओर है। दाईं ओर है तो इधर आ जाएगा। कौन है, क्या नाम है इसका? वाई। 19 लिख दो बीच में। ठीक है, आगे बढ़ो। और पंक्ति के ठीक केंद्र में है। ये बेटा कहाँ है? मिड में। ठीक है, तो मतलब यहीं इतने भी लोग इधर होंगे। अगर मैं इसकी इधर बात करूं, 17 और 19वें नंबर पे तो है ही, 17 और 18 कितना हो गया? 35 लोग इधर। अगर 35 लोग बच्चा इधर है तो 35 लोग ही हमारे इधर होंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ो। जेड ट्रक के दाईं ओर कितने हैं? अच्छा ठीक है, जेड ट्रक के दाईं ओर मतलब इसके इधर कितने लोग बैठे हैं? सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे भाई मेरे दोस्त। 35 तो इसके इधर है तो हमने 35 लिख दिया, 35। और यहां से यहां तक कितने हैं? 19। इनको भी लिख दो, जोड़ दो, कितना हो गया? 4, हासिल 1, 4 और 1 5, 54। आसान सा था, 54, 54। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। काउंटिंग ऑफ फिगर से, त्रिभुजों की गणना से है। चलो, इस तरह का प्रश्न आए ना, इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है मेरे पास। देखो, इसमें ट्राइंगल आपको काउंट करने हो। ट्राइंगल बराबर होता है फॉर्मूला n ब्रैकेट में n+2 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 8। लेकिन अगर ये ऑड के लिए लगे मेरे भाई, अगर ये ऑड नंबर के लिए, जहां n ऑड हो तो -1 कर देना। सर n होते क्या है? n बेस मानते हैं, जैसे 1, ये है 2 3 4 और
5, n बराबर यहाँ क्या है 5। ठीक है, देखो अगर ऑड की जगह अगर इवन हो तो अपन ने भाई क्या करेंगे, ट्राइंगल बराबर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। n ब्रैकेट में n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8। ठीक है, ये लगाते हैं, आगे बढ़ो। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना आंसर आएगा वो चेक करते हैं। देखो n कितना है बेटा 5, तो 5 डालो, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 डालिए, और ये 2n तो 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 1/8, 5 सत्ते 35 गुणा 11 माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीपल कर दीजिए तो 385 माइनस 1 अपॉन 8 बराबर 384 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड दो, 8 चौक 32, 32 6 बचा 64 हो गया, 8 8 64 48। यहाँ कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे 48। आपको गिनने की जरूरत ही नहीं भैया, कतई गिनने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का डायग्राम आपके पेपर में दिख रहा है तो सीधे का सीधा फॉर्मूला लगा दो, केवल आप n को काउंट करो मेरे भाई, n को काउंट करो। सिर्फ n को जैसे ही आपने काउंट किया, यहाँ से कितने निकले 5, 5 हैं मतलब ऑड, और ऑड के लिए क्या कहता है n प्लस 2 2n प्लस 1 -1 लगाना है ऑड के साथ। अगर ऑड नहीं है, अगर ऑड की जगह 5 की जगह 4 हो जाता, 5 की जगह 4 हो जाता तो क्या करते अपन, कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज कर लेते, माइनस नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन इसका एक ज्ञान लिख लो, ज्ञान इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर इस तरह के प्रश्नों में एक आपको ज्ञान की बात बताएं, अगर बेटा n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू इस तरह से दी हो, लिख लो इसको, नोट जरूर कर लेना। अगर n और ट्रायंगल, सुनो, n अगर 2 हो, 3 हो, 4 5 6 और 7, अगर n हमारी 2 है तो ये हो जाएगा 5, n 3 है तो 13 27 48 78 और ये बन जाएगा मेरा 118। इस तरह से आप देख लो। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा n कितना था 5, तो 5 का हो गया 48। सीधा सीधा अगर देख लिए 5 13 27 48 78 118। ये क्या होता है एग्जाम में, अगर ये चीज़ें अगर आप देख लोगे ना अच्छे से, अगर अच्छे से अपने देख ली तो एकदम देखोगे और क्लिक करोगे। ये टाइम को शेव करती है ये चीज़ें। चलिए अगला बेटा एक पजल के रूप में है, लेकिन किससे है, ब्लड रिलेशन से है। एक परिवार में 8 सदस्य सुधा, रवि, शार्दुल, साक्षी, तेजू और रामू, दीपक और राम्या अपनी गर्मी को मात देने के लिए शिमला गए मात देने के लिए शिमला गए। परिवार में 2 जोड़े हैं, रामू के 4 बच्चे हैं, उनमें से केवल एक ही शादीशुदा है। अच्छा ठीक है, रामू के विवाहित बेटे की एक बेटी है। चलो बनाते चलो भैया, जैसे रामू है, ये रामू बना दिया। ठीक है, रामू के विवाहित बेटे मतलब इसका एक बेटा होगा, उसकी बेटी जिसका नाम साक्षी है, साक्षी बना दो, साक्षी, ये होगी माइनस की। आगे बढ़ो, जिसका नाम साक्षी। सुधा साक्षी की दादी है। सुधा है किसकी दादी है, साक्षी की। तो दादी है तो मतलब इसकी पत्नी होगी, तो ये पति हो गया सुधा, सुधा माइनस कर दो, क्योंकि अपन क्या करते हैं, पुरुष को प्लस से डिनोट करते हैं और महिला को माइनस से डिनोट करते हैं। सुधा साक्षी की दादी है। आगे बढ़ो, साक्षी की माँ शार्दुल की पत्नी है। साक्षी की माँ शार्दुल की पत्नी है, तो देखो साक्षी की माँ यहाँ बना दूं। ठीक है, शार्दुल की पत्नी है तो मतलब इसका नाम क्या हो गया, शार्दुल, शार्दुल, ये शार्दुल बन गए।
आगे बढ़ो। आगे हमसे बोल रहा है जिसकी एक ही बहन है जिसका नाम राम्या है। जिसकी किसके लिए लगा है? शार्दुल के लिए। राम्या, राम्या बहन बन गई। आगे बढ़ो। रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है, शार्दुल सबसे बड़ा नहीं है, यहां लिख दो शार्दुल मैक्सिमम नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, ये करके क्रॉस मार दिया हमने। आगे बढ़ो। रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है का छोटा भाई है, तो रवि इसका छोटा भाई है, तो राम्या का भी छोटा भाई होगा। रवि यहां बना दो, रवि को बना दो भैया, ये हो गया रवि। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम बन रही है। रवि, एक मिनट जल्दी से यहां बना दे रहे। रामू, सुधा, शार्दुल, शार्दुल की पत्नी और शार्दुल की बेटी साक्षी। ठीक है, राम्या इसकी बहन है, राम्या बना दो, और रवि। आगे बढ़ो। आगे हमसे कह रहा है जो सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, का छोटा भाई है। तेजू रवि के भाई की पत्नी है। रवि का भाई कौन है? शार्दुल। शार्दुल की पत्नी कौन है? तेजू। तेजू बना दिया। आगे बढ़ो। राम एक पुरुष है, ठीक है, वो पुरुष है ही। आगे हमसे अब बचा कौन बेटा? दीपक। तो दीपक, उसने एक बात बोली है, उनके 4 बच्चे हैं। किसके 4 बच्चे हैं? रामू के। तो रामू के 4 बच्चे कैसे होंगे? 1 2 3, एक और बनेगा जिसका नाम क्या होगा? दीपक। दीपक बन गया। अब मेरे भाई सुनना, उसने बोला उसकी केवल एक बहन है, तो राम्या ही बहन है, तो इसका मतलब रवि भी क्या है? भाई। रवि भाई है तो दीपक भी कौन है? भाई। अब एक चीज और दिमाग में सुन लेना, देखो रवि क्या है? छोटा। किससे? शार्दुल से। लेकिन शार्दुल सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा यहां कौन बन रहा है? दीपक। अब उसी तरह से चीजों को सेट करेंगे, इसको हटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब चलते हैं आंसर की तरफ। पजल हमारी तैयार हो चुकी है मेरे भाई। चलो, बोल रहा है साक्षी का रवि से क्या संबंध है? साक्षी, साक्षी ये है, ठीक है, इसका रवि से क्या संबंध है? रवि की कौन है ये? देखो भाई की बेटी। भाई की बेटी कौन होती है? भतीजी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, भतीजी। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न कह रहा है इस परिवार में तेजू कौन है? देखो तेजू, देखो तेजू क्या है? तेजू की बात करें तो तेजू क्या है? शार्दुल की पत्नी। शार्दुल की पत्नी है। देखो रवि की बहन नहीं, सुधा की सास नहीं, दीपक की पत्नी नहीं, शार्दुल की बेटी नहीं, रवि की भाभी। देखो रवि की भाभी बन रही है, रवि की भाभी। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? रवि की भाभी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। इसी पजल से शार्दुल का बड़ा भाई कौन है? देखो यही समझाएं आपको। उसने एक लाइन बोल रखी थी, शार्दुल सबसे बड़ा नहीं है, ये उसने बोला था। और शार्दुल से छोटा कौन है? रवि। ठीक है, तो कौन सबसे बड़ा हो जाएगा? दीपक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? दीपक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न कुछ अलग तरीके से आया था पेपर में, पेपर का ही उठाया हुआ है सीधा सीधा। तो इसमें पूछा था कि लुप्त पद ज्ञात करो। अब दिमाग लगाओ, आप लुप्त पद कैसे ढूंढोगे? इसमें थोड़ा सा इसको मैनेज नहीं किया सही से। ठीक है, 10 थोड़ा सा इधर होता, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। 3 7 11 10 5 12 4 10 और क्वेश्चन मार्क, ये चीज थी। एक ट्रायंगल तो बेटा मेरा ये बन गया, ठीक, एक ट्रायंगल मेरा ये बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है। कुछ इस तरह से नजर डालनी थी इस चीज पे। देखिए अब देखो, अगर मैं पहले वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इन सबको जोड़ के हमारे पास क्या आ रहा है? इन सबको जोड़ने के बाद बेटा हमारे पास आया 7 और 3 10 और 11 21।
21 बन गया। जब इसकी बात जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 5 और 4 9, 9 और 12 21, 21 यहाँ से बन गया। अब देखो 21 ही इस ट्रायंगल से निकलना चाहिए, 10 और 10 20, 20 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए। तो सर यहाँ आप 1 रख के देख लीजिए, तो हमारा आंसर 21 बन जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बेटा क्या आ जाएगा 1। अच्छा था, अगर आप यहाँ से भी देखना चाहो तो देख लो, ये ट्रायंगल 1, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, कुछ इस तरह से चीजें कट के निकल रही। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा श्लोक से है, कथन निष्कर्ष। चलो, बोल रहा है सभी बीवी दोस्त हैं। चलो, ये बन गई बीवी, ठीक है। सभी बीवी क्या है? दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ो, कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, दोस्त ही दुश्मन निकलता है। कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, दुश्मन बना दो। दोस्त दोस्त ना रहा है, कुछ दुश्मन लड़के हैं। लड़के, आगे बढ़ो, कुछ लड़के सहयोगी हैं, ये भी ठीक है। कुछ लड़की क्या है? सहयोगी, पार्टनर। चलो, निष्कर्ष कह रहा है कोई बीवी दुश्मन नहीं है, कोई बीवी दुश्मन नहीं है। देखो, अगर वो बेटा दोस्त तक नहीं पहुंच रहा है, जो दोस्त से ही बिल्कुल चीज़ों को बंद कर रखा है, तो बीवी तक पहुंचने की बात ही नहीं होगी, यहाँ तक पहुंचने की बात नहीं होगी। जब पूरे का पूरा ही रोक रखा, तो ये तो रुका हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं कोई बीवी दुश्मन नहीं है। सही बोल रहा है, कोई बीवी दुश्मन नहीं है। आगे बढ़ो, कुछ लड़की के दुश्मन होने की संभावना है। देखो, लड़की ये है और दुश्मन ये है, कुछ तो है। देखो, एक बात मेरे ध्यान से सुनना, वो ये कह रहा है कुछ लड़की के दुश्मन होने की संभावना है। वो तो है, संभावना नहीं है, फिक्स है, वो तो है। तो संभावना वाली चीज यहाँ क्या गलत हो जाती है? जब कोई चीज डेफिनेट हो, इतनी बात दिमाग में रख लेना, जब कोई चीज डेफिनेट हो मेरे भाई, तो उसको पॉसिबिलिटी में नहीं ले जाते हैं। ये तो कुछ तो है ही, तो उनको पॉसिबिलिटी में ले जाओगे, कैसे काम कैसे चलेगा? वो तो है, ये तो फिक्स है, ये चीज है, डायरेक्ट दिख रहा है मुझको, डेफिनेट फॉर्म में है ये, कि कुछ लड़की दुश्मन है, डेफिनेट है, तो उनको पॉसिबिलिटी में कैसे ले जाओगे? पॉसिबिलिटी में तब चला जाता कि अगर हम बोलते हैं यहाँ कि सभी लड़की के दुश्मन होने की संभावना है, सभी लड़की के दुश्मन होने की संभावना है, तो सही हो जाता। वो तो बोल रहे हैं कुछ लड़की के दुश्मन होने की संभावना है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, वो तो डेफिनेट में है, और जो डेफिनेट में होता है वो पॉसिबिलिटी में नहीं जाता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के हमें पता चला, बोल रहा है कुछ सहयोगी के दुश्मन होने की संभावना है। देखो, सहयोगी ये है, दुश्मन ये है, कोई चीज इन्हें रोक रही है नहीं, तो ये कुछ के साथ चले जाएंगे, तो ये थर्ड हमारा सही हो जाएगा। आंसर इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा बेटा मेरा? पहला तो सही हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बोल रहा है लास्ट को ये लिखा जा सकता है, बैंड को ये लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो, इसमें देखने का तरीका आपको हम सिखाएं। 343 क्या दिख रहा है? किसी न किसी का क्यूब दिख रहा है मेरी नज़र से। आप देखो 27, ये भी एक नज़र से अगर आप देखो तो क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई? क्यूब दिख रहा है। तो देखो, अब अपन क्या करेंगे, LAST, L का कितना होता है 12, 1 19 20, चलो जोड़ दो, 19 और 20 और 1 जोड़ोगे तो 40, 40 और 50 52। अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो 52 हो रहा है, और 52 में ये किसका क्यूब दिख रहा है बेटा? 7 का क्यूब दिख रहा है। अब 7 बनाने की अप्रोच देखो, 5 और 2 को जोड़ दो, 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7, ठीक, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। इस तरह से अगले में लगा के देखो, B A N D, 2 1 14 और 4। अगर मैं सबको ऐड करूं तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 17 और 17 और 4 21, और 21 के भी यूनिट डिजिट कर दो, तो 21 को भी सम करो, इनका डिजिट का सम करो, तो ये हो जाएगा 3, और 3 का क्यूब बेटा हो जाएगा 27। बिल्कुल सही है, ये लॉजिक मेरा बिल्कुल सही चलता चला जा रहा है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको देख लेंगे।
एस का बेटा 19, टी का 20, यू का 21 और एल का 12। चलो जोड़ो। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, 19, 20, 21 को जोड़ेंगे तो 20, 40, 60 और 70 और 2 72, 72। और 72 का डिजिट का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और बेटा 9 का क्यूब होता है 729। अच्छा प्रश्न था, बहुत बढ़िया खूबसूरत सा प्रश्न था। इस पैटर्न को आप नोट करके रखना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है BHABB क्वेश्चन मार्क, फिर ACDGM। काफी कुछ अजीब सा दिख रहा है। देखो अगर मैं बात करूं BH और ये बन रहा है ABBCH और क्वेश्चन मार्क ACDGM। सुनो, अगर मैं यहां से नंबर लिखना चाहूं तो 2, 8, 1, 2, 2, 3 और 8, ये चीज है मेरे भाई। सुनो, अब एक तरीका है, मतलब छोटी सी संख्या से इतनी बड़ी बड़ी संख्या मिल रही है, तो बड़ी संख्या से छोटी क्या आएगी ये देखना है। अगर एक नज़र हम डालें इन पे तो सम करके देखो बेटा, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 1 16। यहाँ से अगर सम करने पे आ रहा है तो 16 आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, सम करने पे 16 आ रहा है। अब इनका सम करो तो यहाँ से 10 बना, इनका सम करने पे कितना बन रहा है 10। तो अपन क्या करेंगे, अपन इनका मल्टीपल करके सोच लो चीज़ों को, 8 दूनी 16, यहाँ से 16 आ गया। ये सर तरीका अच्छा है, ये आगे वाली संख्या का मल्टीपल, पीछे वाले का सम। चलो करके देखते हैं। अगर मैं इसका सम करूंगा 1 3 4 7 13। चल अगर 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 7 तो कितना हो गया 15, 15 और 10 25, 25 और 3 28। अगर इनका सम करने पे बेटा मेरे पास आ गया 28। अब मल्टीपल करने पे भी क्या आना चाहिए 28। यहाँ से देखो 3 और 13, 3 और 13 का मल्टीपल करोगे 13 3 39 39। और अगर बेटा इसका करोगे 4 और ये 7, 7 चौक 28, तो ये ठीक है। 7 चौक 28 मतलब बेटा हमारा आ रहा है DG। यहाँ पे अपन क्या डाल सकते हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह डाल सकते हैं D और G, क्योंकि D का 4 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 28 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 28 और 28 बन गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 987 रेशियो 91 और 618 के बाद क्या लगा है क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जो लॉजिक इनके साथ फिट हो रहा है वही लॉजिक इनके साथ होना चाहिए। चलो देखते हैं। अब देखो, आप बोलोगे सर 987 से 91, सोचो कैसे बनेगा। सर एक काम करो, इनका सम करके देख लो। मैंने कहा ठीक है। अगर सबका सम करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24 बन गया। तो 24 से 48 72 नहीं बनेगा, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ से। फिर क्या करेंगे आप, सर एक काम करो, एक काम करते हैं सर, ये बन रहा है 91, ये हमें दिख रहा है 98 और 7। हाँ एक नज़र आपकी ये पड़ी सर, बोलोगे 987। सर 98 से 7 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 98 से 7 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 98 माइनस 7 91। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फिट। आगे वाले में चेक करो, 618 है, 618 से क्या बनना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 61 से 8 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 11 में से 8 गया तो 3 और 5 53। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 53, ठीक है। चलो आगे जाओ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
अल्फाबेट सीरीज से। वो हमसे बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से फोर्थ के बाएं फिफ्थ होगा। देखो इसके लिए एक अच्छी सी बात आपको बताएं कि अगर वर्णमाला क्रम को अपोजिट किया जा रहा है, पूरे की पूरी वर्णमाला क्रम को अगर अपोजिट लिखा जा रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपने जहन में उतार लीजिए, अगर हमें दायां दिया है तो उसको बायां मान लेंगे और बायां दिया है तो उसको दायां मान लेंगे, बस इतना करना है। राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट समझ के लिख दो, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। कौन सा अक्षर दाएं से, पहले दाएं से लिखा है उसने, दाएं से फोर्थ, दाएं से फोर्थ के बाएं से फिफ्थ कौन सा होगा। ठीक है, अब सुनो, हमने आपको जो बताया, हमने कहा दाएं को क्या मान लो, बायां, बाएं, बाएं से फोर्थ, और उसने कहा बायां तो उसको मान लो दायां, यहां लिख दे रहा हूं, दाएं को बायां मान लिया और बाएं को दायां, बस उसने चीजें पलटी हैं, आप चीजों को पलट दीजिए। फिफ्थ, अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, लेफ्ट राइट है, दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे भाई, हाँ या ना। पहले क्या है, पहले लेफ्ट से फोर्थ के राइट फिफ्थ, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9, और 9 कहां से बेटा, बाएं से, लेफ्ट से, क्योंकि उसने ये तो कहा है लेफ्ट से फोर्थ गए उसके राइट आगे बढ़ जाओगे। 9th पोजीशन पे कौन आता है सर, 9th पोजीशन पे लेफ्ट से आता है आई, क्या आता है, आई। ये बन जाएगा बेटा आई, आई का कोड कितना होता है, 9, वही कोड डाल दिया जाता है जो उसका कोड होता है। अगर लेफ्ट से अगर कोई चीज आपसे पूछे वर्णमाला क्रम में तो वही वो चीज होगी जो उसका कोड होता है। आई का कोड कितना होता है, 9, और 9th रैंक पे कौन होगा, आई। चलिए आसान सा। अब बेटा ये एक पजल है, वो बोल रहे हैं नीचे दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और पजल को तो भैया बिल्कुल शिद्दत से किया करो, ईमानदारी से किया करो। हर एक एग्जाम में पजल का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। अभी फिलहाल में एनटीपीसी में हुए पेपरों में, CHSL में हुए, हर जगह पजल को डाला जा रहा है, हर जगह पजल को डाला जा रहा है। इसको ना अपनी आदत बना लो, हाँ मेहनत करना एक आदत बना लो अपनी, नाश्ते के साथ किया करो, नाश्ता कर रहे हो तो पजल करो। बोल रहा है PQRSTU ये 6 व्याख्यान प्रतिदिन, एक व्याख्यान के अनुसार सोमवार से रविवार तक वर्णित क्रम में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन आपने पढ़ ली। देखो इसको करने का तरीका अच्छा होता है, एक एक लाइन को पढ़ते जाओ, एक एक लाइन को करते जाओ, जो चीज लिंक नहीं कर रही उसको साइड में लिख दो बस। चलो, बोल रहा है सोमवार से रविवार के बीच, तो सबसे पहला काम हमने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये चीज हमने नोट कर ली। अब आगे बढ़ो, अब आगे हमसे बोल रहा है 6 लोग हैं, इतना ध्यान रखना 7 दिन है, 6 लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो आर को शुक्रवार को नहीं, तो मैंने क्या किया, आर को बनाया शुक्रवार के सामने और क्रॉस का साइन मार दिया, आर को शुक्रवार के सामने बनाया और क्रॉस मार दिया। ठीक है, अब देखो आगे हमसे बोल रहा है पी का आयोजन एस के तुरंत बाद होता है। अब चीजें लिंक नहीं कर रही हैं तो अपन क्या करेंगे, चीजों को यहां लिख लेंगे। देखो पी का आयोजन एस के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। एस के तुरंत बाद मतलब एस इसके ऊपर रहेगा कहीं, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ो, आगे हमसे बोल रहा है क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर होना चाहिए। तो लिख दो क्यू, एक दिन ये और यू, क्यू और यू के बीच 2 दिनों का हो गया। अब हमसे आगे बोल रहा है किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होता है, मतलब उस दिन ऑफ रहता है, वो एक दिन ऑफ रहेगा, सीधी बात है। 6 लोग हैं, 7 दिन है, तो एक दिन तो ऑफ रहना फिक्स है मेरा। आगे देखो शनिवार को ऐसा दिन नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑफ कब नहीं है, सैटरडे को ऑफ नहीं है। ये चीज एक बना दी। आगे चलो,
और उस दिन के ठीक पहले क्या होता है, यू का आयोजन होता है। यू का आयोजन होता है किसके, जो व्याख्यान नहीं होता ना उसके ठीक, हाँ, उस दिन के ठीक पहले यू का आयोजन होता है। मतलब यू के तुरंत बाद क्या होगा, यू के तुरंत बाद होगा ये खाली दिन। आगे बढ़ो, किया जाता है। टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए। चलो एक चीज मिल गई मुझे, टी वेडनेसडे को बेटा आएगा। टी हमने वेडनेसडे को बना दिया। चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो टी हमने यहां पे बना दिया। अब आगे पढ़ो। और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए। मतलब यू क्या है, टी के नीचे नहीं आएगा, ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो देखो एक कंडीशन में तो यू को हम यहां ले लें, ठीक है। एक और कंडीशन बना दो जल्दी से सी के साथ। एक कंडीशन में यू को अपन यहां ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे आप चीजों को सिर्फ लिंक करते जाइए। यू आ गया हमारे पास, तो यू और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग। अगर 2 लोग यहाँ आ जाएंगे 1 2, तो क्यू बेटा मेरा यहाँ आ जाएगा, और 1 2 क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हमसे बोल रहा है अब बेटा हमसे बोल रहा है कि एस और पी नहीं, अब इसको सेट करो। यू के जस्ट नीचे कौन सा है, खाली दिन। तो यू के जस्ट नीचे यहाँ तो नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। ये हमारा क्या आ गया, ऑफ डे। ऑफ डे बेटा मेरा ये बन गया। आगे बढ़ो। आगे हमसे कह रहा है एस और पी एक दूसरे के मतलब बिल्कुल सटे हुए बैठे हैं। तो सुनो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एस को अगर यहां रख दूं, ठीक है, सोचो एस को हमने यहां रख दिया, पी को यहां रख दिया, तो आर को हमें यहां रखना पड़ेगा, जब जो कि आर फ्राइडे नहीं हो सकता है, तो यहां नहीं रख सकते, चीज़ों को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिर कहाँ रख सकते बेटा, फिर अपन क्या करेंगे, एस को यहाँ रख दो, पी को यहाँ रख दो, आर मेरा यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न यही है, एस व्याख्यान का आयोजन किस दिन होगा। एस का व्याख्यान कब होगा भैया, एस का व्याख्यान फ्राइडे को होगा, मतलब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न इसी पजल का है। बोल रहा है कौन से दिन व्याख्यान नहीं है। अच्छा कौन से दिन व्याख्यान नहीं है, देखो बेटा ऑफ डे कौन सा है, मंडे, ट्यूसडे को बेटा क्या है, ऑफ डे, मतलब व्याख्यान नहीं होता है। तो कौन सा दिन हो जाएगा मेरा, मंडे, संडे, फ्राइडे, अच्छा ट्यूसडे, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहीं तक थी ये शीट, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी शिकायत सुझाव के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे क्विज पोल हमारे आते रहते हैं, और जो भी आपको सेशन चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए, वो आप उसमें डाला करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव रखा करिए। चलिए धन्यवाद।